अयोध्या दौरा। आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि विवि में कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दी श्रद्धांजलि। रोड शो के बाद शाम 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे पीएम मोदी। गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। सिखों का पवित्र स्थल है गुरुद्वारा रकाबगंज। किसान आंदोलन का 25वां दिन आज। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले अन्नदाताओं को आज देश भर में श्रद्धांजलि देंगे किसान। देश में धीमी पड़ी कोरोना वायरस की रफ्तार। 24 घंटे में देश में आए 26,000 से ज्यादा नए केस। केरल, महाराष्ट्र में 40% एक्टिव केस। विकास दुबे की पत्नी ऋचा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत। फर्जी सिम मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मिली। विकास का भाई अब तक फरार। लखनऊ की हुसैनगंज पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया। बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद। दलित परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। पीड़ितों का सारा सामान जलकर राख। अमेठी रायबरेली में कोहरे के कारण हादसा। अमेठी में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर। रायबरेली में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में टकराई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पहाड़ों से आ रही हवाओं ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई ठिठुरन गलन। कोहरे से जनजीवन बेहाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। मैनपुरी से बड़ी खबर है। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दलित परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पीड़ितों का सारा सामान जलकर राख हो गया है। परिवार ने झोपड़ी से निकलकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। खेतों पर तार लगाने को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ था। तहरीर देने के बाद भी पीड़ित की एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बेवल थाना क्षेत्र के मदापुर धर्म गांव का ये मामला सामने आ रहा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मैनपुरी में दलित परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पीड़ितों का सारा सामान जलकर राख हो गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। पीड़ित की डीएम से न्याय की गुहार लगाई है पीड़ित परिवार ने। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से दलित परिवार का आशियाना यहां जलता हुआ नजर आ रहा है। जिंदा जलाने की कोशिश की गई पूरे परिवार को। खेतों पर तार लगाने को लेकर विवाद हुआ था। ये जानकारी सामने आ रही है जिसके चलते दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने फिलहाल डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस इस पूरे मामले पर एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है दबंगों के खिलाफ और शायद यही वजह है कि हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। खेत पे गए थे, वो वहाँ खम्भे गाड़ रहा था मेड़ पे कटीले तार लगाने के लिए। तो मेरी ताई ने मना किया कि एक वृक्ष अंदर लगा तो हमारे लिए रास्ता रहेगी और तुम्हारे लिए भी। तो इतने पे वो जाट सूचक गालियां देने लगा। गालियां देते देते उसने इन्हें वही पिटुआ दबाया, गला दबाया और मुंह दबाया एक ने और वहीं पे मारपीट की। जब इन्होंने घर पे बताया कि तो दूसरे दिन हमने एप्लीकेशन दिया थाने में। पुलिस मौके पर गई तो घर पे गई तो पुलिस वालों पर भी दौड़ पड़ी और गुस्से में आकर उन्होंने हमारे घर में आग लगा दी। रात को लगभग 11 बजे। किन लोगों ने आग लगाई थी? राघवेंद्र, विपिन, राजीव, प्रवीण और पुनीत। का अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। दलित परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है मैनपुरी में। लगा दी। किसी तरीके से झोपड़ी से निकलकर इस परिवार ने अपनी जान बचाई और तहरीर देने के बाद भी इस पीड़ित परिवार की एफआईआर नहीं लिखी गई है, जिसके बाद डीएम से न्याय की गुहार लगाई है पीड़ितों ने। नफीस अली हमारे सहयोगी मैनपुरी से फोन लाइन पर मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ। नफीस, पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी
आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद मैनपुरी के देवर थाना क्षेत्र के नंगला धर्म गांव का है, जहां पर बीती रात को अराजक तत्वों ने जो है उसके झोपड़ी दलित के झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें पूरा परिवार सो रहा था। पूरा परिवार जो है बामुश्किल बच पाया है और जो है उसका जो भी सामान रखा हुआ था सारा सामान जलकर राख हो गया है। जहां पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, तहरीर के बाद पुलिस ने अभी तक मुकदमा नहीं लिखा। वहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जो है दलितों के साथ एक बहुत अहम बात ये कह रहे हैं कि दलित हो या कोई भी हो उसके साथ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो है मैनपुरी की पुलिस जो है दलितों के साथ जो है आए दिन जो है अत्याचार करती नजर आ रही है। यहाँ भी ये भी बताया जा रहा है कि जो दबंग है वो बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष के सहयोगी बताए जा रहे हैं। नफीस, वहीं डीएम से भी गुहार लगाई है न्याय की पीड़ित परिजनों ने। डीएम की तरफ से क्या कोई आश्वासन दिया गया, कोई कार्रवाई की गई, क्या जानकारी हासिल की गई कि आखिर क्या वजह है कि एफआईआर नहीं दर्ज हुई अभी तक? जी आपको बता दें कि डीएम महेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात की है पीड़ित ने, मगर अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी जो है प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, जहां डीएम से मिलने के बावजूद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नफीस, कितना नुकसान इस पूरी घटना में पीड़ितों को हुआ है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? जी आपको बता दें लगभग जो है करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें उसके कीमती सामान और जो है काफी किताबें से बच्चों का जो भी रजाई गंजे से सारा राशन पानी से सारा सामान रखा हुआ था और सारा सामान जलकर राख हो गया। आपका नफीस। वही उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है और इसके लिए प्रदेश के 10 जिलों में 335 सेंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों को 7 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है। एक जोन में 5 परीक्षा केंद्रों को रखा गया है और इनकी निगरानी सीओ करेंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर 1 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा, 4 पुरुष और 4 महिला सिपाहियों की ड्यूटी है। वहीं 35 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये भर्ती परीक्षा मेरिट ट्रैक कंपनी करा रही है। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के विवेक खंड में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये टीडी गर्ल्स कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, जहां पे जो पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं 5000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई थी, घुड़सवार, फायरमैन, तमाम पदों के लिए। और कल भी परीक्षा थी, आज भी है और 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है, 10 से 12, उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर फोर्स तैनात है और मोबाइल और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको ले जाने पे पूरी तरह से पाबंदी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बिना मास्क के कोई भी अभ्यर्थी अंदर नहीं जा सकता। उसके पास ना तो मोबाइल होंगे, ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का वो प्रयोग कर सकता है। ऐसी हिदायत लगातार दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो सेंटर है यहाँ पर पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया है। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात हैं। हर एक के एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा है, यानी कोई लापरवाही न हो, इसके लिए पूरी तत्परता यहाँ पे बरती गई है। साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष कराने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार थी। अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए गए थे कि कोई भी साल्वर गैंग इस तरह का खेल न करने पाए। जो अभ्यर्थी पूरी ईमानदारी से परीक्षा को दे रहे हैं उनको सफलता जरूर मिले। कैमरामैन समीर के साथ उमेश मिश्रा, लाइव टुडे लखनऊ। वहीं इस बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई है। भिड़ंत के बाद नेशनल हाईवे पर ट्रक पलट गई। घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। वहीं डिवाइडर न बने होने के चलते आए दिन यहां हादसे होते हैं। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के तेतारपुर के पास ये घटना घटी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि भिड़ंत की वजह घना कोहरा होना बताया जा रहा है। जगदीशपुर के तेतारपुर के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना में डिवाइडर न बने होने के चलते आए दिन इस मार्ग पर हादसे होते हैं। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के तेतारपुर के पास का यह मामला।
लोकेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर की घटना सामने आ रही है, क्या अपडेट है पूरी घटना पर? जी अदिति, आपको बताना चाहूंगा कि ये दो ट्रक जो है लखनऊ और सुल्तानपुर हाईवे पर जो है भिड़े हैं। ये जायस की ओर से एक मोरंग लदी ट्रक जा रही थी, जैसे ही हाईवे पर पहुंची है उधर से एक ट्रक आलू लदी थी जो निकल रही थी। दोनों ट्रक आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके चलते दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों ट्रक जो पलट गई। अब पलटने के बाद जो है वहां पर जाम लग गया। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जो जाम था उसको खुलवाया, उसके बाद फिर वहां पर जो साफ सफाई थी उसको करवाई। लेकिन आए दिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर्दी का सिस्टम चल रहा है, कोहरा जबरदस्त था, विजिबिलिटी जीरो थी। उसी विजिबिलिटी ना होने के चलते इस तरह की घटना हुई है, जिसके कारण जो है दो लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जायस के जो टोल टैक्स लगा हुआ है, इससे बचने के लिए तमाम लोग जायस होकर जो निकलते हैं, जिनको गौरीगंज जाना था वो जायस होकर निकलते हैं टोल टैक्स से बचने के लिए। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वहां पर जो है नो एंट्री लगा दिया जाए, जिससे उधर से बड़े वाहन ना गुजर पाए और जैसे इस तरह की हादसे से जो है बचा जा सके। जी लोकेश, वहीं ट्रक चालक की स्थिति इस वक्त कैसी है? जी आपको बता दें, ट्रक चालक हॉस्पिटल में भर्ती है। स्थिति उसकी जो है सामान्य है, वही स्थिति इस समय उसकी वहां पर सामान्य बताई जा रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर लखनऊ से, जहां पुलिस की साइबर सेल ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। जालसाज ऑनलाइन लोगों को शेयर ट्रेडिंग में अधिक पैसा कमाने का झांसा देकर मोटी रकम ठग लिया करता था। वहीं शातिर जालसाज शेयर मार्केट ट्रेडिंग में बोकरबंद महाराष्ट्र में बैठकर लखनऊ के रिटायर्ड सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से बतौर ब्रोकर बनकर 58 लाख की रकम हड़प ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस की साइबर सेल ने जालसाज को महाराष्ट्र से धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 10 लाख रुपए नगद और एक कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जांच कर रही है। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। अबूतला, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल अगर आपको बता दें, पूरा मामला कैसरबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पर कैसरबाग थाना क्षेत्र में एक सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अमर कुमार रहते थे। हालांकि ये रिटायर्ड सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इनसे लगातार ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की जा रही थी। हालांकि आरोपियों ने इनको कुछ दिन पहले पैसा भी दिया था, जिसके बाद इन्होंने और पैसा रकम डबल करने के लिए इन्होंने लगभग 58 लाख रुपए उसमें लगा दिए थे। जिसके बाद जो आरोपी था वो महाराष्ट्र से बैठ के इस पूरे गैंग को चलाता था। आरोपी के साथ साथ एक महिला और उसके अन्य लोग हैं जो अभी फरार है। फिलहाल जो आरोपी है उसको महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये लगातार इस तरह से उत्तर प्रदेश में जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है उनको इसी तरह से ठगी करता था। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबूतला।
मुस्तफाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बताते चले कि मामला थाना शिकोहाबाद के मुस्तफाबाद रोड का है, जहां अज्ञात बदमाश सुनार की दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी ले गए और जब सुनार ने ईंट पत्थर फेंक कर विरोध किया तो उसे गोली मार दी। इसके बाद सुनार की हालत गंभीर है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और जांच में जुट गई है। जो ये अलमारी तो ले गए हैं तोड़ के। और क्या हुआ है? और गोली लग गई है भाई के। किसके? भाई के छोटे के। क्या नाम है? आदित्य कुमार जैन। अच्छा, जहाँ आए थे क्या, कैसे मार दी? क्या ईंटें फीटें फेंक दिया उसने, उन्होंने गोली मार दी। कितने लोग थे? कोई लगभग 6-7-8 लोग हुए। ये थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद में मुस्तफाबाद रोड है, हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं। यहीं पे आदित्य की दुकान है, मिस्टर आदित्य। ये इनकी उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के बीच में है। छोटी सी दुकान है इनका और ये सोने चांदी काम करते हैं, बिक्री भी करते हैं, मरम्मत का भी काम करते हैं। अभी बीती रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच का ये मामला है। कुछ अज्ञात लोग इनके दुकान में शटर उठा करके उनका अलमारी इत्यादि लेने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान एक फायर हुआ जो आदित्य के दाहिने भुजा में लग गया और वो घायल हो गया। उनके हाथ में गोली लगी है, वो खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। और इधर मौके का मुआयना कर लिया गया है, फील्ड यूनिट के द्वारा भी कर लिया गया है, डॉग स्क्वाड भी आ गई है। तलाश चल रही है कौन है अज्ञात चोर, और मुकदमा दर्ज करके बरामदगी और गिरफ्तारी इस सब की जाएगी। कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मथुरा में श्रद्धालु दंपति पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दंपति शनिदेव के दर्शन करके कार से फरीदाबाद लौट रहे थे और इस दौरान बुलेट पर सवार नकाबपोश 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। तो ये नंदगांव रोड पर अभी सूचना प्राप्त हुई है कि प्रीति वाइफ और सुनील को गोली लग गई है और तत्काल इनकी मृत्यु भी हो गई है। ये टीओ से अपने पति के साथ जा रही थी, फरीदाबाद की रहने वाली हैं। और गोली लगने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और उनके पति भी घायल हैं। सघनता से जांच की जा रही है कि किन वजहों से ये घटना कारित हुई है। और प्राथमिक दृष्टि उनके द्वारा बताया गया कि 3 व्यक्तियों ने उन्हें मारा है। फिर भी गहनता से तथ्यों की जांच की जा रही, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। थाना कोसी कला से आज 7:40 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फरीदाबाद के रहने वाले दंपत्ति, जिसमें महिला का नाम प्रीति है, उम्र 31 वर्ष, और उनके पति सुनील, उम्र 34 वर्ष, ये मंदिर के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी पति के कहने के अनुसार कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए और उनके द्वारा उनकी पत्नी पर फायर किया गया और बाद में उनके ऊपर भी फायर किया गया है। फायर आर्म इंजरी के फलस्वरूप इनकी पत्नी की डेथ हो गई है और इनको भी प्राथमिक उपचार के बाद इनसे जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। महिला के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। मौके का घटनास्थल का निरीक्षण मेरे और उच्च अधिकारियों द्वारा सभी के द्वारा किया गया है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी की जा रही है, परिशीलन किया जा रहा है और सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीएचसी के डॉक्टरों की टीम और पुलिस टीम ने फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डॉक्टरों की टीम ने मौके से प्रतिबंधित दवाई और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। वहीं पुलिस टीम ने फर्जी नर्सिंग होम को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला बुढ़ाना इलाके का है, जहां मोहल्ला शिवपुरी में रिजवाना नामक महिला द्वारा सालों से अवैध फर्जी नर्सिंग होम चलाया जा रहा था और शिकायत पर बुढ़ाना सीएचसी प्रभारी विक्रांत कुमार ने नर्सिंग होम में डॉक्टर्स और पुलिस टीम के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाइयों के साथ जहरीली दवाइयां मिली हैं और इसी के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम ने अवैध नर्सिंग होम को सीज कर फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, अवैध रूप से डिलीवरी हो रही थी, आपने छापा मारा है, क्या पूरा मामला? पेशेंट तो हमें को मिला नहीं यहाँ पे, लेकिन एक महिला मिली पेशेंट बच्चे के साथ, जो कि अब अपने आपको यहाँ पे किराएदार बता रही है। लेकिन हमने काफ़ी जगह इससे काफ़ी कमरे खुलवा कर देखे जहाँ पे पेशेंट के बेड पड़े हुए थे, काफ़ी दवाइयाँ मिली हैं हमें
डिलीवरी टेबल मिली है हमें, और भी संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह के इंजेक्शन वगैरह मिले हैं हमें। हाँ, ये प्रतिबंधित है। इसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन, एक डॉक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर, और ये जच्चा बच्चा केंद्र तभी चलना चाहिए जब रजिस्टर्ड डॉक्टर CMO साहब से परमिशन लेके। वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर में एक होटल में संदिग्ध हालात में होटल की सीढ़ियों से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी 2 महिला मित्रों के साथ होटल के एक कमरे में ठहरा था। वह युवक दूसरे माले की सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। होटल स्टाफ की मदद से उसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। युवक 2 ग्लास लेकर जीने से ऊपर चढ़ रहा था, तभी उसके शरीर में कंपन हुआ और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया, जिसके बाद युवक के सिर में गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतापुर में रोडवेज परिसर में खड़ी सीतापुर डिपो की बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बस में अचानक आग लगी देख परिसर में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत ये रही कि बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी। वहीं सूचना पाकर रोडवेज चौकी इंचार्ज निर्मल तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रोडवेज परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। परिसर में खड़ी अन्य बसों को भी बाहर निकलवाया गया। पुलिस की सतर्कता के चलते यहां एक बड़ा हादसा टल गया और रोडवेज के अधिकारियों के द्वारा बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और यहाँ से बड़ी खबर आ रही है। खेत में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मचा है। देर रात खेतों में पानी लगाने गया था अधेड़, जिसका शव मिला है खेत में। जांच में पुलिस जुटी हुई है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ये मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मचा है। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है, जहां देर रात खेतों में पानी लगाने गए अधेड़ का शव पड़ा मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जमोली गांव का यह मामला सामने आ रहा है। अश्विनी वाजपेयी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ। अश्विनी, खेत में अधेड़ का शव मिलने का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर आपके पास है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला आया है ये सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालीपुर का है, जहां पर देर शाम को एक अपने घर से खेतों में पानी लगाने के लिए निकले किसान किरण देव जब सुबह तक अपने घर नहीं आए तो गांव वालों ने खोजने का प्रयास किया। तभी खेतों से गुजर रहे कुछ किसानों ने देखा कि खेत में एक रक्त रंजित शव पड़ा हुआ है। रक्त रंजित शव मिलने की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त करवाई गई तो मृतक की शिनाख्त ग्राम जमालीपुर निवासी किरण कुमार के रूप में हुई। सबसे बड़ी गौरतलब बात यह है कि मृतक का अभी तक कहीं किसी से कोई रंजिश की बात भी सामने नहीं आई है और हत्या जो की गई है वह गोली मार के की गई है। फिलहाल पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा कही गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर लगातार जारी है और उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बरकरार है। उत्तर भारत भी सर्दी के कहर से थरथरा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में सर्दी का सतम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान
4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि प्रयागराज और कानपुर का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा। वहीं सोनभद्र में शनिवार को पारा 2.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़काया और मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिन कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। फर्रुखाबाद में शीतलहर के चलते मौसम में गिरावट आई है। बलरामपुर में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं सहारनपुर में घने कोहरे की चादर के आगोश में पूरा शहर लिपटा हुआ है। शनिवार को उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में औसतन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में गिरावट के साथ हाड़ कपाने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। और इन्हीं खबरों के साथ यूपी लाइव में बस इतना ही। ब्रेक उस पार देखिए अर्बन अपडेट।